Good morning, students. In our last class, we have discussed the cyclotron, right? In that, we have discussed the construction, working, and the principle of working of the cyclotron. That all the things we have discussed in our last class. Now, today we are going to start with discussing the formula of the cyclotron, right? वी नो दैट साइक्लोट्रॉन एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हम एक पॉजिटिव आयन को एक पॉजिटिव चार्ज आयन या एक हैवी पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाते हैं सो दैट वी कैन गेन द इनफ अमाउंट ऑफ एनर्जी थ्रू देम, राइट? सो उसके एक्सेलरेशन के लिए अगर हम एक एक्सप्रेशन डिराइव करें, सो व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन और व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन, दैट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर, राइट? सो इसके लिए फॉर्मूला डिराइव करते हैं. So first of all, students, we have derived in our previous class the expression for the Lorentz force, right? हमने Lorentz force के लिए expression derive करा था, that is F is equals to QPV sin theta. This thing we have just derived in our previous class. This is the amount of force that is acting on a conductor wire that is being placed in a magnetic field when the electric field is also there, right? सो जब हम एक कंडक्टर वायर को मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज द इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में रखते हैं तो उसमें उस पर डेफिनेटली एक फोर्स लगता है, और जो फोर्स लगता है दैट इज बीइंग गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन. नाउ सिंस इन द केस ऑफ साइक्लोट्रॉन द थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, सो वी विल गेट F इज इक्वल्स टू QVB sin 90, and sin 90 we know that it is equals to 1, so we will get F is equals to QVB. This is the amount of Lorentz force that you have got when putting theta is equals to 90 degree. I hope this thing must be clear. Now also एक और चीज़ अगर हम डिस्कस करें, सो जो चार्ज पार्टिकल है वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है, राइट? और जब एक चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उस केस में उस पर जो फोर्स लगेगा दैट विल बी द सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट? एक चार्ज पार्टिकल जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है उस पर जो फोर्स लगेगा दैट विल बी द सेंट्रीपिटल फोर्स. एंड स्टूडेंट्स, वी नो दैट द एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स कैन बी गिवन बाय F इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन में r, राइट? जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है उसकी वैल्यू हम ऑब्टेन कर सकते हैं फ्रॉम दिस फॉर्मूला, दैट इज mv स्क्वायर अपॉन में r. गिव इट एक्सप्रेशन नंबर इक्वेशन नंबर 2. नाउ सिंस इक्वेशन फर्स्ट भी आपको फोर्स की वैल्यू दे रही है, इक्वेशन सेकंड भी आपको फोर्स की वैल्यू दे रही है, सिंस दीज बोथ आर द फोर्स, सो दीज बोथ शुड बी टेक्निकली इक्वल टू ईच अदर. सो वी विल गेट ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 वी विल गेट QVB is equals to mv square upon में r, और इस v से ये v cancel, so here from here we will get QV is equals to mv upon में r, right? You will get QV is equals to mv upon में r. यहाँ से अगर मैं r की वैल्यू निकालूं, so I will get r is equals to mv by QV. This is the this will be the value of r that I have got from here, right? Now we know that students, the formula for the speed can be given by speed is equals to distance upon में time. speed का formula हमारे पास होता है distance upon में time. तो जब speed is equals to distance upon में time हमारे पास है, यहाँ से अगर मैं time के लिए expression निकालूं, so I will get time is equals to distance upon में speed, right? I will get time is equals to distance upon में speed. This is the thing that I have got. Also यहाँ पे हम जो डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, जो आपका चार्ज पार्टिकल है वो दोनों डीज में मूव कर रहा है, राइट? और जो डी है वो किस शेप की है? दे आर इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कल. तो जब डीज सेमी सर्कुलर शेप की हैं और जो आपका जो चार्ज है वो इस डी में मूव कर रहा है, तो जो डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सेमी सर्कल. आपको पता है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है 2πr, तो सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा? डिवाइड बाय 2 कर देंगे एंड वी विल गेट πr, राइट? सो वी विल गेट द डिस्टेंस that will be equal to the circumference of the circle, that is equals to the πr, and we have just put it the value here. Also velocity, speed की जगह हम लिख देते हैं velocity. It's like the same thing here.
right? So we will get T is equals to pi r by V, where this small t is representing the time here, right? Now अगर मैं इस r की वैल्यू को अगर मैं r की वैल्यू यहाँ से इस इक्वेशन में पुट करूं, सो आई विल गेट यहाँ से हम वैल्यू पुट कर देते हैं इस r की, सो वी विल गेट पाई बाय v एज इट इज. r की जगह पे मैंने लिख दिया mv बाय qb, राइट? r की जगह मैंने लिख दिया mv बाय qb, v से v कैंसल एंड आई विल गेट पाई m बाय qb. दिस इज द वैल्यू ऑफ t that I have got from here, right? Now अगर हम बात करें here, तो ये जो पाई है दैट इज अ कांस्टेंट, m मतलब मास ऑफ चार्ज पार्टिकल दैट विल आल्सो बी कांस्टेंट, q और b दैट इज चार्ज और b मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों चीजें भी कांस्टेंट. इसका मतलब जो t होगा दैट विल बी इक्वल्स टू अ कांस्टेंट, राइट? मतलब जो उसको टाइम लगेगा to cover its path while accelerating in that circular D's, that time period will be constant, right? So this is the expression for the time period to move a charged particle into a charged path. एक चार्ज पाथ में हम जब एक पार्टिकल को मूव करवाएंगे तो उसके लिए जो टाइम होगा दैट विल बी इक्वल टू अ कांस्टेंट, और जिसकी वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करके निकाल सकते हैं अगर हमको उसका मास, चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी पता है तो, राइट? कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं साइक्लोट्रॉन की जो हमने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस की थी. फर्स्ट ऑफ ऑल, इलेक्ट्रॉन को आप इसमें एक्सेलरेट नहीं करवा सकते हो. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो बहुत कम होता है, राइट? न्यूट्रल पार्टिकल्स को भी हम एक्सेलरेट नहीं करवा सकते क्योंकि न्यूट्रल पार्टिकल किसी भी डी की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे, राइट? प्रोटॉन होते हैं तो जब जैसे हम पोटेंशियल चेंज करते हैं तो जो चार्ज होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में अट्रैक्ट या रिपेल हो जाता है. सिंस अगर आपका पार्टिकल न्यूट्रल है तो वो अट्रैक्ट या रिपेल नहीं कर पाएगा, एंड दिस विल बी द सेकंड, दिस वाज द सेकंड लिमिटेशन ऑफ द साइक्लोट्रॉन. द थर्ड लिमिटेशन वाज दैट कि हम चार्जेस को एक्सेलरेट करवा सकते हैं ओनली अप टू अ सर्टेन लिमिट. एक सर्टेन लिमिट तक ही हम चार्जेस को एक्सेलरेट करवा पाएंगे. उस लिमिट के बाद आप उस चार्ज को एक्सेलरेट नहीं करवा सकते हो. दिस इज द थर्ड लिमिटेशन ऑफ द साइक्लोट्रॉन, राइट? सो साइक्लोट्रॉन इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक. इट इज क्लियर now the next topic is force acting between the two current carrying conductors. अगर हम दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स को एक दूसरे के पास रखते हैं, एक दूसरे के क्लोज पेरिफेरी में रखते हैं, तो पहला वायर दूसरे वायर को किस तरीके से अफेक्ट करेगा, ऑल्सो उन दोनों एक वायर के कारण दूसरे वायर पर कितना फोर्स लगेगा, इस चीज के लिए अगर हम एक्सप्रेशन फाइंड आउट करें, सो दैट थिंग वी हैव टू डू नाउ, राइट? सो दो करंट कैरिंग वायर हैं, उनके बीच में जो फोर्स लगेगा उसके लिए हमको एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है. सो फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग वायर, फोर्स एक्टिंग ऑन टू करंट कैरिंग वायर्स, राइट? तो दो करंट कैरिंग वायर्स हैं आपके पास, यू कैन से दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं, वो दोनों एक दूसरे के क्लोज पेरिफेरी में रखे हुए हैं, और उन पर जो फोर्स वर्क करेगा उस फोर्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. सो हाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दैट फोर्स दैट इज बीइंग एक्टिंग ऑन द टू वायर्स. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, लेट अस कंसीडर द टू वायर्स which are at some distance and let that distance be small d from each other. हमने दो वायर्स कंसीडर किए और उन दोनों वायर्स के बीच की जो डिस्टेंस है हमने उसको सपोज किया let that distance be small d. Let I1 current is flowing through the first wire and I2 current be flowing through the second wire. फर्स्ट वायर में से I1 करंट फ्लो हो रहा है और जो सेकेंड वायर है उसमें से I2 करंट फ्लो हो रहा है. लेट द नेम ऑफ फर्स्ट वायर बी AB और सेकेंड वायर का नाम हम रख लेते हैं CD, just for our convenience only. Now since I1 में
जो करंट है वो ए बी में I1 करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके कारण ऑब्वियसली एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आपको पता है कि बाय स्क्रू रूल अगर डायरेक्शन अपवर्ड है तो एंटी क्लॉकवाइज जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जनरेट होती है, विच इज बीइंग शोन हियर इन द डायग्राम, राइट। सो एंटी क्लॉकवाइज जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जनरेट होगी, दैट इज द दैट कैन बी डिनोटेड बाय बी वेक्टर, राइट। इसकी जो इंटेंसिटी होगी उसको हम मान लेते हैं that it is equals to B vector. So students, we know that the expression for the magnetic field due to a current carrying wire will be equal to nu node by 4 pi into 2I by D, right? हमको पता है कि एक करंट कैरिंग वायर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी, न्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2I बाई डी। ये चीज हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। यहाँ पर जो करंट है इसकी बात की जा रही है क्योंकि इसी के कारण हम मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, तो इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज बीइंग इक्वल टू I1, सो आई हैव रिटन I1 हियर, राइट। नाउ also students, we know that by the Lorentz force F is equals to QVB sin theta, right? Lorentz force से मुझे पता है F is equals to QVB sin theta, और अगर मैं इसको QVB sin theta नहीं लिखते हुए ILB sin theta लिख सकता हूँ, right? I can write it as ILB sin theta. सिंस यहाँ पे हमको I2 दिया हुआ है तो हम इसको I के फॉर्म में लिख रहे हैं, सो इट विल बी इक्वल्स टू F2 इज इक्वल्स टू I2 LB sin थीटा, राइट। क्यों हम सेकेंड वायर की बात कर रहे हैं, सेकेंड वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज I2, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन I2 देयर, सो I2 LB sin थीटा। नाउ यहाँ पे अगर मैं B की वैल्यू इस इक्वेशन से पुट कर दूं, इस B की जगह पे मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूं, सो आई विल गेट F इज इक्वल्स टू I2 इंटू L, B की जगह हो जाएगा न्यू नोट बाई 4 पाई इंटू 2I1 बाई डी एंड द साइन थीटा आई हैव रिटन एज इट इज, राइट। कुछ भी नहीं किया है, हमने सिर्फ B की वैल्यू जो है उसको पुट कर दिया है फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन इनटू दिस इक्वेशन। ऑल्सो अगर हम थोड़ा सा टर्म्स को अरेंज कर लें, सो वी विल गेट F इज इक्वल्स टू न्यू नोट बाय 4 पाई इंटू 2I1 I2 बाई डी इंटू L इंटू साइन थीटा। हमने टर्म्स को अरेंज कर लिया एंड वी हैव गॉट F इज इक्वल्स टू न्यू नोट बाय 4 पाई इंटू 2I1 I2 बाई डी इंटू L एंड द साइन थीटा। हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ टर्म्स को अरेंज कर लिया है। Also students, we know that theta is equals to 90 degree in this case, right? इस केस में ये जो theta होगा that is equals to 90 degree and you know that sin 90 is equals to 1 and since sin 90 is equals to 1, so ये expression हो जाएगा F is equals to nu naught by 4 pi 2I1 I2 by D into L. sin 90 की value 1, so I have just neglected it. दिस इज द अच्छा, इस L को अगर मैं नीचे ले आऊं तो इट विल बिकम F बाय L, राइट। द फोर्स का ग्रेडियंट अगर हम निकालना चाहें तो F अपॉन में L, सो दिस विल बी द एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ अ कंडक्टर वायर, राइट। अगर हम बात करें ये एक्सप्रेशन होगा फॉर द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टर वायर, हर यूनिट लेंथ पर जो फोर्स लगेगा दैट विल बी इक्वल टू उसके लिए एक्सप्रेशन दैट कैन बी गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। अगर आपको सिर्फ फोर्स की वैल्यू निकालनी है तो मैं L को इधर भेज देंगे एंड दैट विल बी द एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर, और यही चीज हमको कैलकुलेट करनी थी। यहाँ पर अगर हम जनरल कंडीशंस की बात करें तो जनरल कंडीशंस में अगर हम सारी चीजों की वैल्यू यूनिट में लें तो वी नो दैट न्यू नोड इज इक्वल्स टू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, राइट। न्यू नोड की वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू क्या होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। अगर मैं ये सारी चीजें यहाँ पे पुट कर दूं, मतलब न्यू नोड की वैल्यू पुट कर दूं, ऑल्सो I1 और I2 हम मान लेते हैं कि दोनों बराबर हैं और उनकी वैल्यू कितनी है 1 एम्पियर। यहाँ पे हमको सारी चीजें यूनिट में लेनी है,
डी इज इक्वल्स टू हमने मान लिया अगेन 1 मीटर, एल की वैल्यू भी हम मान लेते हैं 1 मीटर। तो इस केस में हमारे पास जो एफ है वो कितना आ जाएगा, एफ इज इक्वल्स टू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू 2 इंटू सारी चीजें 1 अपॉन में 4 पाई इंटू 1, 4 पाई से 4 पाई कैंसल, सो एफ इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन। दिस इज द अमाउंट ऑफ फोर्स दैट इज बीइंग अप्लाइड जब आपके पास सारी चीजें जो है वो यूनिटी में हो। सो जब दो वायर्स एक दूसरे से 1 मीटर की डिस्टेंस पर होंगे, दैट इज ये जो डी है वो 1 मीटर होगा। अगर इन दोनों में से 1 एम्पियर करंट फ्लो होगा तो उस केस में ऑल्सो जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, अच्छा दैट इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट, तो वो तो कांस्टेंट ही है। ऑल्सो जो वायर की लेंथ है वो 1 मीटर होगी, तो उस केस में जो फोर्स वर्क करेगा दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन। Right, this can be asked in the form of numericals also, so it is quite important from the perspective of numericals, right? So this will be the expression for the force that is being acting on the two current carrying wires. I hope this must be clear to all of you. Now the next topic that we are going to study is the galvanometer, right? You all must be familiar with the galvanometer, आपने लैब में देखा भी होगा। So galvanometer is a device with the help of which we can measure the magnitude of current flowing through the circuit. आपको पता है कि जो galvanometer है that is being used to measure the value of current, right? तो galvanometer की हेल्प से हम करंट का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। ऑल्सो galvanometer की हेल्प से हम करंट का डायरेक्शन भी निकालते हैं। जब हम एक मीटर ब्रिज या पोटेंशियोमीटर वाले एक्सपेरिमेंट में जॉकी को वायर पे टच करते हैं तो जो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन है वो आपको एक डायरेक्शन में मिलता है, राइट? तो अब जब आप अपोजिट डायरेक्शंस में जॉकी को टच करते हो तो जो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन है वो जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या कि जो गैल्वेनोमीटर है वो हमको करंट का मैग्नीट्यूड बताने के साथ साथ करंट का डायरेक्शन भी बता रहा है कि जो करंट है वो किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, राइट? सो गैल्वेनोमीटर क्या होता है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है और कितने टाइप्स के होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं कि गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस जो कि करंट को मेजर करेगा, करंट के मैग्नीट्यूड को मेजर करेगा, एज वेल एज करंट के डायरेक्शन को बताएगा, राइट? नाउ जो गैल्वेनोमीटर होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज moving magnet galvanometer. First one is moving magnet galvanometer and the second one is moving coil galvanometer. बेसिकली जो गैल्वेनोमीटर होते हैं उनमें 2 चीजें मेन होती हैं, एक तो मैग्नेट और दूसरा कॉइल, राइट? और मैग्नेट और कॉइल को भी 2 तरीके से सेट कर सकते हैं। एक ऐसा गैल्वेनोमीटर जिसमें कि जो मैग्नेट होता है वो मोशन में होता है, इट कैन मूव, राइट? सो दैट काइंड ऑफ गैल्वेनोमीटर इज सेड टू बी द मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर। दूसरा गैल्वेनोमीटर होता है जिसमें आप कॉइल को मूव कर सकते हो और मैग्नेट स्टेशनरी रहता है, और दैट काइंड ऑफ गैल्वेनोमीटर इज सेड टू बी द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में भी 2 टाइप्स के गैल्वेनोमीटर हो जाते हैं, सस्पेंडेड कॉइल और पाइवोटेड कॉइल। सो मूविंग कॉइल में भी 2 टाइप के, सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर एंड द सेकेंड वन इज पाइवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर, राइट? So this can be the bifurcation or this can be the types of the galvanometer that we are going to study here. Moving magnet galvanometer study करेंगे, उसका प्रिंसिपल समझेंगे। ऑल्सो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर और उसके दोनों टाइप्स, इनको दोनों को हम डिटेल में स्टडी करेंगे, राइट? सो आई थिंक इट मस्ट बी क्लियर कि गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस जो कि करंट के डायरेक्शन को एज वेल एज करंट की मैग्नीट्यूड को मेजर करेगा। उसके 2 टाइप्स, मूविंग मैग्नेट और मूविंग कॉइल। मूविंग कॉइल में भी 2 टाइप, सस्पेंडेड और पाइवोटेड, राइट? नाउ अगर मूविंग मैग्नेट में मैंने आपको बता दिया जो मैग्नेट है वो स्टेशनरी रहता है, और मूविंग कॉइल में जो
सॉरी मूविंग मैग्नेट में जो मैग्नेट है वो मूव करता है और जो कॉइल है वो स्टेशनरी रहती है, और मूविंग कॉइल में जो कॉइल है वो मूव करती है और मैग्नेट जो है वो स्टेशनरी रहता है, राइट। अब इसका प्रिंसिपल समझते हैं कि ये जो गैल्वेनोमीटर है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है और कैसे हमको करंट का मैग्नीट्यूड और करंट का डायरेक्शन बताता है, राइट। सो एक गैल्वेनोमीटर इस प्रिंसिपल पे वर्क करता है कि जब आप एक कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, राइट, करंट तो हम पास करवा ही रहे हैं जिसका हमको मैग्नीट्यूड निकालना है, ऑल्सो उसके अंदर मैग्नेट लगा हुआ है तो जिसके कारण एक मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो जब आप एक कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, ऑल्सो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो हमने पढ़ा कि उस पर एक फोर्स अप्लाई होता है डेफिनेटली, राइट। अब जब उस पर फोर्स अप्लाई होगा तो वो जो कॉइल है वो किसी भी एक डायरेक्शन में मूव करेगा, राइट, क्योंकि उस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है। अब जितना जो उस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है उतना ही अपोजिट डायरेक्शन से उसमें एक फोर्स अप्लाई होता है, दैट इज कॉल्ड द टॉर्शनल फोर्स, जिसके बारे में आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। उसी कॉइल पर अपोजिट डायरेक्शन में एक टॉर्शनल फोर्स अप्लाई होता है और उस टॉर्शनल फोर्स के कारण वो जो कॉइल है वो रेस्ट में आ जाती है, और जिस भी पोजीशन में वो रेस्ट में आई इसका मतलब उतना उतना करंट जो है वो फ्लो हो रहा है। गैल्वेनोमीटर जो है वो इस तरीके का दिखता है, आपने लैब में देखा भी होगा। और यहाँ पे एक कॉइल लगी होती है, तो सपोज वो 1 पे आई तो इसका मतलब क्या, उस पर 1 न्यूटन का जो फोर्स है, मतलब जो करंट फ्लो हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 एम्पियर। ऑल्सो वो 1 पे आके क्यों रुका, क्योंकि उस पर अपोजिट डायरेक्शन में एक टॉर्शनल फोर्स अप्लाई हो रहा है जो कि किसके बराबर है, जो मेन फोर्स है या जो लॉरेंस फोर्स है उसके बराबर है, राइट। और इसीलिए वो एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड पे आके रुक जाता है जितना भी आप मैग्नीट्यूड का करंट फ्लो करवाओगे सर्किट में से उस पर। सो आई होप जो प्रिंसिपल है वो क्लियर होगा। अगर मैं इसी को मैथमेटिकली समझूं तो सिंस एक कॉइल पर एक टॉर्शनल फोर्स अप्लाई हो रहा है और टॉर्शनल फोर्स आपको पता है टॉर्क को हम टाउ से डिनोट करते हैं, राइट। सो अगर मैं इस टाउ की वैल्यू निकालना चाहूं तो लेट, मैंने जो कॉइल ली है उसमें n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, हमने मान लिया कि एक कॉइल जो हमने ली है उसमें n नंबर ऑफ टर्न्स हैं। उस कॉइल का अगर मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लूं a, राइट, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी अगर मैं मान लूं b, तो जो नेट टॉर्क होगा दैट विल बी इक्वल्स टू एन आई ए बी, राइट। जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज उसकी वैल्यू हमने मान ली I। सो जो टॉर्क होगा दैट इज इक्वल्स टू एन आई ए बी, वेयर n is the number of turns in the coil, I is the current, B is the magnetic field and A is the cross sectional area. Also students, this tau is proportional to theta, right। ये जो टाउ है वो थीटा के बराबर होगा, इसका मतलब जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो टॉर्शनल टॉर्क के बराबर होगा। ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वैल्यू दैट इज टाउ की वैल्यू, और जो टॉर्शनल टॉर्क है उसकी वैल्यू दैट कैन बी डिनोटेड बाय थीटा हियर, राइट। सो टाउ इज इक्वल्स टू टाउ इज प्रोपोर्शनल टू थीटा। यहाँ से अगर मैं इनको इक्वेट करूं, so I have to introduce a constant here and let that constant be denoted by c। अगर हम इन दोनों की वैल्यूज को इक्वेट कर दें, ये भी थीटा के बराबर, ये भी टाउ के बराबर, ये भी टाउ के बराबर, अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूं तो यहाँ से आई विल गेट अ एक्सप्रेशन सच दैट एन आई ए बी इज इक्वल्स टू सी थीटा, राइट। ऑल्सो स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ से i की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मुझे i की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज दिस i इज इक्वल्स टू c बाय एन ए बी इंटू थीटा। और आपको पता है ये c जो है वो कांस्टेंट, n मतलब नंबर ऑफ टर्न भी कांस्टेंट, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉइल भी कांस्टेंट और मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट। इसका मतलब दिस i इज प्रोपोर्शनल टू थीटा, राइट। ये जो i होगा वो थीटा के प्रोपोर्शनल होगा, मतलब कि जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा टॉर्शनल फोर्स, और जितना ज्यादा टॉर्शनल फोर्स उतना ज्यादा कॉइल में डिफ्लेक्शन, और इसीलिए हमको जितना करंट फ्लो होता है उतना डिफ्लेक्शन मिलता है इन द गैल्वेनोमीटर। तो जो गैल्वेनोमीटर है वो इस प्रिंसिपल पे
वर्क करता है. आई होप दिस थिंग मस्ट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. So this is the working principle of the galvanometer, right? नेक्स्ट क्लास में हम लोग गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी समझेंगे कि एक गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी क्या होती है. ऑल्सो वी विल डिस्कस द टू टाइप्स ऑफ गैल्वेनोमीटर्स, दैट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर्स, दैट इज पाइवोटेड कॉइल और सस्पेंडेड कॉइल. उन दोनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. थैंक यू.